नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल कितने वैज्ञानिकों की संदेहास्पद और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है? ये आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपको अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं होगा। पिछले कई दशकों से भारत के स्पेस, एटॉमिक और न्यूक्लियर संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिक एक डराने वाले नियमित अंतराल पर मर रहे हैं और किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंग रही। प्रशासन और पुलिस दोनों ही क्लूलेस हैं। इन ज्यादातर मौतों को सुसाइड बताकर केस क्लोज कर दिए जाते हैं। हमारी महान मीडिया को भी यह मुद्दा ज्यादा आकर्षक नहीं लगता, शायद उनको इसमें अच्छी टीआरपी नजर नहीं आती। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग मात्र है? यदि नहीं तो फिर क्या यह कोई साजिश है? और यदि साजिश है तो कौन है इस साजिश का रचयिता? हमारे वैज्ञानिकों के मरने से किसको फायदा पहुंच रहा होगा? हमारी सरकार को इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जानेंगे आज के वीडियो में। 8 जून 2009 कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन में काम करने वाले एक 48 वर्षीय साइंटिस्ट लोकनाथन महालिंगम हर सुबह की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। 1 घंटे बाद उनकी पत्नी विनायका उनके लिए चाय बनाना शुरू कर देती हैं। चाय तैयार हो जाती है और महालिंगम के इंतजार में ठंडी भी, लेकिन वो उस चाय को पीने के लिए घर वापस नहीं आते। 5 दिनों तक पुलिस भीषण सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन इस वैज्ञानिक का एक भी ट्रेस नहीं मिलता। हाँ, 5 दिन बाद महालिंगम की लाश करवार के जंगलों के बीच काली नदी में तैरती हुई जरूर मिलती है। उनके साथ क्या हुआ था? यह मर्डर था या फिर सुसाइड? पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता। केस क्लोज्ड। इससे कुछ ही हफ्ते पहले न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में काम करने वाले रवि मूले की लाश भी ठीक इन्हीं जंगलों में पाई गई थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई थी। साल 2010 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाले इंजीनियर एम अय्यर अपने ही घर में मरे हुए पाए जाते हैं। 1 साल बाद 2011 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ही एक और साइंटिस्ट उमा राव की लाश भी अपने ही घर में मिलती है। दोनों ही केसेस को सुसाइड मानकर पुलिस केस क्लोज कर देती है। घर वाले पुलिस की थ्योरी को नकारते हुए सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं करवाई जाती। अक्टूबर 2013 भारत की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत के ऊपर काम करने वाले 2 इंजीनियर 34 वर्षीय के जोश और 33 वर्षीय अभी शिवम की डेड बॉडीज विशाखापट्टनम में रेल की पटरियों पर पड़ी हुई मिलती हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि दोनों को जहर दिया गया था। आज तक इन दोनों ही केसेस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। किसने मारा, क्यों मारा, किसी को कुछ नहीं पता। दोनों ही केसेस क्लोज्ड। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन ज्यादातर केसेस में मौतों को सुसाइड बताकर फाइल्स क्लोज कर दी गई। इन ज्यादातर केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशंस किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर आज तक नहीं पहुंच सकी हैं। इन ज्यादातर केसेस में मरने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के परिवार वालों ने पुलिस के रवैये और इन्वेस्टिगेशंस दोनों पर ही सवाल उठाते हुए इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज की मांग की, जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। ये सिर्फ भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं जो इस प्रकार की भयानक मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक भी इस प्रकार की मौत मरते रहे हैं। आपके जानकर होश उड़ जाएंगे कि केवल 15 सालों के अंतराल में इसरो के 684 एम्प्लॉय संदेहास्पद परिस्थितियों में मर चुके हैं, यानी कि औसतन 45 मौतें हर साल, ऑन एन एवरेज 45 डेथ्स पर ईयर। इन वैज्ञानिकों में से एक थे नाम्बी नारायणन, जो भारत की अंतरिक्ष प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। नाम्बी अरेस्ट हुए, उनका करियर बर्बाद हुआ और बाद में देश की हर कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए पूरे कांड में साजिश की बदबू आने की बात कही। नाम्बी ने तो जैसे तैसे अपने नाम के ऊपर लगी कीचड़ साफ कर ली, लेकिन इस कांड से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारत के स्पेस प्रोग्राम को। भारत का स्पेस प्रोग्राम 15 साल पीछे चला गया। यदि नाम्बी इन जासूसी आरोपों में गिरफ्तार ना होते तो जिन सैटेलाइट्स को भारत ने 2014 में लॉन्च किया, उनको साल 2000 में ही लॉन्च कर लिया गया होता। साल 2000 में ही भारत दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में एंट्री कर चुका होता। नाम्बी नारायणन कॉन्स्पिरेसी के ऊपर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। इस कॉन्स्पिरेसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें।
भारत कोई पहला ऐसा देश नहीं है जिसके न्यूक्लियर वैज्ञानिक इस प्रकार मर रहे हों। ईरान भी इस प्रकार की साजिशों का शिकार होता आ रहा है। ईरान में भी कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक इस प्रकार से रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हत्या का शिकार होते आ रहे हैं। एक ही प्रकार का काम करने वाले दो लोगों की एक ही समान परिस्थितियों में मौत हो जाना, इसको आप कोइंसिडेंस, संयोग कह सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा बार बार हो, हजार बार हो, तो इसको संयोग नहीं, साजिश कहा जाता है। एक ऐसी साजिश जिसको कोई बहुत ही बड़े पैमाने पर रच रहा है। इन सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशंस का किसी भी प्रकार के निष्कर्ष तक ना पहुंच पाना, इन सभी केसेस में कोई भी पुख्ता सबूत ना मिल पाना साफ दर्शाता है कि इस साजिश के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल संस्था या समूह है जिसको इस प्रकार के साइलेंट ऑपरेशंस करने में महारत हासिल है। सवाल यह उठता है कि भारत के इन वैज्ञानिकों की मृत्यु से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। इसको लेकर सबसे ज्यादा उंगलियां अमेरिका पर उठती आई हैं, CIA के ऊपर उठती आई हैं। यह अमेरिका ही था जिसने पहले रूस के ऊपर दबाव डाल के उसकी भारत के साथ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की संधि को तोड़वाया, और बाद में जब 1994 में नाम्बी नारायणन अपने बलबूते पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने के बहुत ज्यादा करीब थे, तो CIA ने केरला पुलिस और IB के हाथों उनको जासूसी कांड में फंसवा दिया। यह अमेरिका ही है जो कभी भी नहीं चाहता था कि भारत के पास न्यूक्लियर क्षमता हो। यही कारण है कि जब 60 के दशक में अमेरिका को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक लगी, तो CIA ने भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा को ही खत्म करने का प्लान बना लिया। जिसके बाद 24 जनवरी 1966 के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 101 मोंट ब्लैंक में क्रैश होती है, जिसमें होमी भाभा मारे जाते हैं। कई साल बाद जाने माने पत्रकार ग्रेगरी डगलस CIA के ऑपरेटिव रॉबर्ट क्राउली के साथ 4 सालों तक इंटरव्यूज करते हैं, जिनको रिकॉर्ड किया जाता है। इन सारे इंटरव्यूज को बाद में ग्रेगरी डगलस अपनी किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रो में छापते हैं। क्राउली के अनुसार होमी भाभा की मौत के लिए CIA जिम्मेदार थी। इस किताब के अनुसार भाभा का बोइंग 707 प्लेन जब मॉन्ट ब्लैंक के ऊपर से गुजर रहा था, उसी वक्त इस प्लेन के कार्गो सेक्शन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण क्रैश हुआ, और यही कारण था कि क्रैश साइट पर कोई ज्यादा सुराग भी नहीं मिल पाए। क्राउली के अनुसार अमेरिका को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक लग चुकी थी, और इसके साथ साथ 1965 में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद अमेरिका को साउथ एशिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व का डर भी सता रहा था। भारतीय वैज्ञानिकों के मरने का सिलसिला जो 1966 में शुरू हुआ, वो आज तक चलता आ रहा है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको रोकने के लिए हमारी सरकारों ने आज तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। हर छोटी से छोटी बात पर हल्ला मचाने वाली हमारी मीडिया तो इस मुद्दे पर बात तक करना भी पसंद नहीं करती। सवाल यह उठता है कि इसको रोकने के लिए हम आखिर क्या कर सकते हैं। यहां पर हमें अपने ट्रेड पार्टनर ईरान की तरफ देखना चाहिए। एक के बाद एक कई हत्याओं के बाद ईरान ने अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को भारी सुरक्षा देनी शुरू कर दी। ठीक उसी प्रकार की सिक्योरिटी, वही सुरक्षा जो ईरान में कैबिनेट लेवल के मंत्रियों को दी जाती है। ईरान ने तो अपने वैज्ञानिकों की मौतों से सबक सीख लिया, लेकिन अब तक हमने इस पर कोई सबक नहीं सीखा है। अगर हमारे देश में ठीक इसी तरह नियमित अंतराल पर पॉलिटिशियंस मर रहे होते, तो भी क्या हमारी सरकारें ऐसे ही सोती रहती? अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी पर हर साल अरबों रुपया खर्च कर सकते हैं, टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई खर्च कर सकते हैं, तो अपने वैज्ञानिकों पर पैसा खर्च क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश में वैज्ञानिकों की जान इतनी ज्यादा सस्ती क्यों है? क्यों आज तक इन मौतों के ऊपर एक भी स्वतंत्र जांच कमेटी नहीं बिठाई गई है? वो वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत का सिर दुनिया में ऊंचा किया, वो वैज्ञानिक जो विदेशों में जाकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, या भारत में रहकर चंद हजार रुपए की सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर चमकता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन इस बलिदान के बदले में आखिर उनको क्या मिल रहा है? अज्ञात मौतें।
मेरी हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर विनती है कि इन मौतों के ऊपर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाए, जिसका इंचार्ज एनएसए अजीत डोभाल को बनाया जाए। यदि हमारे देश में रॉबर्ट वाड्रा जैसे व्यापारियों को सिक्योरिटी दी जा सकती है, इसी देश का नमक खाके इस देश के टुकड़े करने के सपने देखने वालों को सुरक्षा दी जा सकती है, तो वैज्ञानिकों को तो दी ही जा सकती है। यदि आप अपने चैनल की मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो पेटीएम द्वारा ऐसा कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।